राजेश और रीना की शादी हुए 6 महीने हो गए थे। राजेश इकहरे बदन का साधारण सा युवक था जो देखने में बहुत ही मामूली सा लगता था, लेकिन रीना हुस्न की मल्लिका थी। उसे तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर हुस्न दिया था। उसके गदराए गोरे गोरे बदन से हजारों गुलाबों की महक आती थी। आंखों से सैकड़ों मधुशालाएं एक साथ बहती थी। जो भी उसे एक बार देख ले तो फिर वह उसी का होकर रह जाए। उसका फिगर भी ऐसा था कि उसे देखकर अच्छी अच्छी मॉडल ईर्ष्या से जल भुन जाएं। कुल मिलाकर यह कहें कि असाधारण हुस्न की मल्लिका थी रीना, मगर उसका मुकद्दर ऐसा कि उसे मिला राजेश जैसा बहुत ही मामूली सा पति। न शक्ल सूरत, न चुस्त दुरुस्त बदन, न वह कोई धन्ना सेठ था और न अधिक पढ़ा लिखा था। बस एक स्कूल में बाबू था राजेश। यह नौकरी भी उसके पिता की मृत्यु के कारण उसे मिली थी। इसमें उसका कोई योगदान नहीं था। रीना ने राजेश को कैसे पसंद कर लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। रीना अपने गांव में ही पढ़ रही थी। वह 16-17 साल की हो गई थी। एक कमसिन कली धीरे धीरे फूल बन रही थी। उसके हुस्न की महक पूरे गांव में फैलने लगी थी। उसका परिवार बहुत साधारण सा था। ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। वह किसी को धन दौलत देता है तो किसी को सौंदर्य से मालामाल कर देता है। कुछ ही लोगों को वह दोनों चीज़ों से नवाजता है। रीना कीचड़ में कमल की तरह खिल रही थी। उसके रूप यौवन का जादू उसके गांव से बाहर जाकर भी शोर मचाने लगा था। गुदड़ी में लाल वाली कहावत रीना पर फिट बैठ रही थी। ऐसा लगता था कि सारा सौंदर्य उसी पर बरसा दिया था भगवान ने। उसे देखकर रास्ते में आते जाते लोग आहें भरने पर मजबूर हो जाते थे। उस पर तरह तरह की फब्तियाँ कसते थे। रीना ऐसे कमेंट सुनने की आदी हो गई थी। वह जब जब ऐसे कमेंट सुनती थी शर्मा जाती थी। उसका दिल धड़क धड़क जाता था और होठों पर बरबस मुस्कान आ जाती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी मदहोशी सी छा जाती थी। इन सब से उसकी चाल भी और मतवाली हो गई थी। दिल फेंक लोग हाथों में अपना दिल लेकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। अपने आगे पीछे सौहदों की कतार देखकर उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान होने लगा था। उसका दिल भी उन लड़कों की ओर खिंचने लगा था। उसे भरे पूरे बदन वाले चिकने गभरू जवान लड़के पसंद आते थे। उसकी निगाह ऐसे ही युवक पर ठहरती थी, बाकी को तो वह घास भी नहीं डालती थी। एक दिन वह कुछ सामान खरीदने अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही थी। उसकी सहेली ने उससे धीरे से कहा कि एक गभरू जवान पट्ठा उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा है। रीना ने उस युवक के कनखियों से देखा। बड़ा बांका सजीला नौजवान था वह। रीना भी उस गभरू जवान के डील डौल को देखकर उस पर रीझ गई। उसके होठों ने मुस्कुराकर उसे निमंत्रण भेज दिया। बस गभरू जवान तो इशारा मिलने की देरी थी। वह खिल उठा। वह रीना के एकदम पास आया और धीरे से बोल दिया, आई लव यू। रीना ने आंखें झुकाकर उसका प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके इशारों को समझकर वह नौजवान उसके साथ अठखेलियाँ करते करते चलता चला गया और उसके पीछे पीछे रीना के घर तक आ गया। इससे रीना बहुत खुश हुई। उस नौजवान ने उसका घर देख लिया था। वह अब यहाँ रोज आ जा सकेगा। नौजवान ने 10 बजे का इशारा किया और फिर वह चला गया। रीना सपनों की दुनिया सजाने बैठ गई। एक बार राजेश के गांव में एक मेला लगा था। गांव की बेटियां बहुएं सज धज कर मेला देखने जाती थी। उन्हें जाते देख रीना का दिल भी मेला देखने के लिए मचलने लगा। रीना को घर से बाहर निकलने का मौका कम ही मिलता था। वह घर से बाहर निकलने के लिए बेताब रहती थी। वह अपने हुस्न की चांदनी को मेले में बिखेरना चाहती थी। एक दिन उसने राजेश से कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज मेला देखने चलेंगे। राजेश को रीना की फरमाइश पूरी करने में आनंद आता था, इसलिए वह जल्दी घर आ गया था। तब तक रीना मेले में जाने के लिए बन संवर कर तैयार बैठी थी। राजेश को घर पर देखकर वह बहुत खुश हुई। आज वह अपने हुस्न के जलवे दिखाने में मेले में जाने वाली थी। उसने कृतज्ञता से अपनी बड़ी बड़ी कातिल नज़रों से राजेश को देखा। राजेश तो उसकी निगाहों को देखकर ही धन्य हो गया था। रीना को मेहरबान समझकर राजेश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, मगर वह मछली की तरह फिसल कर उसकी बाहों के बीच से निकल गई और हंसते हुए कहने लगी, श्रीमान जी इतनी जल्दी क्या है? पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। अभी तो पहले मेले में चलिए। राजेश भी हंसकर मान गया। दोनों जने बाइक से मेले में आ गए। मेले में खूब मस्ती करने लगे दोनों। रीना तो उन्मुख हसीना की तरह उससे छेड़खानी करने लगी थी।
मेले में रीना के हुस्न का जलवा कुछ ऐसा जमा कि उसके पीछे पीछे आवारा लड़कों की भीड़ चलने लगी। पपतियाँ कसी जाने लगी, सीटियाँ बजने लगी। रीना ने न जाने कितने दिनों बाद ये नज़ारा फिर से देखा था। वह मन ही मन बहुत खुश हुई। इधर इस माहौल को देखकर राजेश को गुस्सा आने लगा। वह बार बार रीना को घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन रीना तो आई ही इस मजमे के लिए थी। आज एक बार फिर से उसकी हसरत पूरी हो रही थी। हुस्न को क्या चाहिए? प्रशंसा, प्रशंसा और केवल प्रशंसा। हुस्न की खुराक प्रशंसा ही है। यह खुराक रीना को मेले में भरपूर मात्रा में मिल रही थी। आवारा लोगों के दुर्व्यवहार से राजेश झुंझलाने लगा था, मगर रीना को उसमें मज़ा आ रहा था। आवारा लड़कों का झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था, बस इसी में उसे आनंद आ रहा था। रीना अपने पीछे भीड़ को लेकर मेले में चले जा रही थी कि इतने में एक 30-35 साल का गोरा चिट्ठा बांका आदमी बंदूक से लैस होकर वहां आया। उसके साथ 4-5 बंदूकधारी भी और थे। उसको देखते ही आवारा लड़कों की भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई। एकदम सन्नाटा सा छा गया था वहां पर। अपने पीछे की भीड़ को गायब देखकर रीना चौंक गई। उसकी निगाह उस बंदूकधारी जवान पर पड़ी। गजब का आकर्षण था उसके रौबीले चेहरे में। उसकी आंखें बहुत विशाल थीं, उन्नत ललाट और गठीला बदन था उसका। रीना को ऐसे ही मर्द पसंद थे। उसकी नज़रें उस बांके जवान से टकरा गई। रीना के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। कहीं से फुसफुसाहट सी आने लगी, टाइगर भाई। राजेश ने जैसे ही यह नाम सुना उसके पैर कांपने लगे। अपने इलाके का छठा गुंडा था टाइगर। अपहरण, लूट, डकैती, सुपारी लेकर हत्या करना, फिरौती, बलात्कार, बस यही काम था उसका। राजेश ने कांपते हाथों से रीना को पकड़ा और उसे ले चलने का प्रयास करने लगा। रीना आगे बढ़ने को हुई कि उसे महसूस हुआ कि टाइगर ने अपने मजबूत हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी है। वह मजबूत पकड़ उसे बहुत अच्छी लगी। राजेश के कांपते हाथों की जिली पकड़ बहुत गंदी लग रही थी रीना को। उसने सीधे टाइगर की आंखों में देखा। वहाँ उसकी चाहतों का समंदर फैला हुआ था। अब उसने टाइगर के पूरे बदन को देखा। वाह, क्या रौबीला व्यक्तित्व है इसका, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान। रीना को टाइगर पसंद आ गया। राजेश की कमज़ोर पकड़ छूट गई थी। राजेश ने टाइगर से कहा, ये क्या बदतमीजी है? टाइगर मेरी पत्नी है, ये छोड़ दे इसको। राजेश की मिमियाहट सुनकर टाइगर ज़ोर से हंसा। हंसते हंसते बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, गंजे के हाथ बटेर लग गई साले। मगर सुन, तेरी औकात नहीं इस नायाब हीरो के संभालने की। तू एक भिखारी है और ये हुस्न का खजाना। गदड़ी में कोहिनूर शोभा नहीं देता, समझे? ये तो हम जैसे राजा लोगों के मुकुट के लिए बनी है। चल फूट यहाँ से। और टाइगर ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया राजेश के गाल पर। राजेश चकर घिन्नी खाकर वहीं पर गिर पड़ा। फिर टाइगर ने रीना को देखा और मुस्कुराकर कहा, राजी राजी चलेगी या उठाकर ले जाऊं? रीना कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने इतनी कल्पना नहीं की थी। टाइगर का व्यक्तित्व उसे आकर्षित कर रहा था। उसके सामने राजेश बहुत बौना लग रहा था। रीना ने हिकारत भरी नज़रों से ज़मीन पर पड़े हुए राजेश को देखा, फिर गर्व से दमकते हुए टाइगर को देखा। वह दृढ़ संकल्प से टाइगर के साथ चल पड़ी। इतने में एक BMW कार आकर रुकी और दोनों उसमें बैठ गए। एक महलनुमा मकान में टाइगर उसे ले आया और एक कमरे में पड़े पलंग पर उसे बैठा दिया। बाहर नौकरों की फौज को हिदायत देते हुए बोला, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझ गए ना? और हाँ, एक शानदार डिनर की तैयारी करो। टाइगर दरवाज़ा बंद कर पलंग पर आ गया और बोला, जो भी तुम्हारा नाम है, पर तुम हो बेहद खूबसूरत। मैंने बहुत सी सुंदरियां देखी हैं, पर ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जाने मन। पर एक बात कहूँ, भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है तुमको। खूब मज़ा आएगा जब हुस्न और जवानी दोनों में जंग होगी। कहकर उसने रीना को अपने से सटा लिया। रीना को वह मर्दाना स्पर्श बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराया और अपनी नज़रें झुकाकर उसका हौसला और बढ़ाया। इससे टाइगर पागल जैसा हो गया। टाइगर ने उसे बाहों में भर लिया। एक तूफान सा आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। रीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में है। वह जैसा आदमी चाहती थी, टाइगर के रूप में उसे वैसा ही आदमी मिला। आनंद की चरम अनुभूति में खो गई वह। फैमिली गेम। टाइगर ने उसकी ज़रूरत का सारा सामान वहीं पर मंगवा दिया था। भांति-भांति के अंतर्वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज, टॉप, लेगिंग, सूट वगैरह, श्रृंगार का सारा सामान भी।
नौकर चाकरों की फौज थी वहाँ। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी रियासत की महारानी हो। डिनर पर दोनों साथ बैठे। इतने लाविश डिनर की कल्पना भी नहीं की थी उसने। वह मन ही मन सोचने लगी, यह टाइगर राजा है या गुंडा? शायद आजकल गुंडे राजा जैसे ही होते हैं। अगर उसकी शादी इससे हो जाती तो कितना मज़ा आता। मगर अब भी क्या बिगड़ा है? शादी ना सही, लिव इन ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है इसे। वह सोचती रही। 3-4 दिन तो हनीमून में ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। एक दिन जब टाइगर चला गया और शाम का वक्त था, तो वह नीचे लॉन में आ गई। बहुत सुंदर बगीचा था, सब तरह के फूल खिले हुए थे वहाँ पर। वह फूलों में खो गई। फूलों के उपवन में एक फूल और आ गया था। इतने में एक शालीन सौम्य सुंदर सी औरत वहाँ पर आई और फूल तोड़ने लगी। रीना को देखकर वह मुस्कुराई। उसे देखकर रीना भी मुस्कुरा दी। आंखों आंखों में पहचान हो गई। वह औरत हंसकर बोली, नई आई हो? यह प्रश्न सुनकर रीना चौंकी। झटपट उसके मुंह से निकल गया, जी। पर आपको कैसे पता चला? प्रश्न का जवाब उसने केवल मुस्कुरा कर दिया। कहने लगी, यहाँ तो आती ही रहती हैं लड़कियाँ और औरतें। देखते हैं कि आप यहाँ कब तक रुकेंगी। इससे पहले कि रीना कुछ समझ पाती, वह औरत चली गई। रीना उसके शब्दों का अर्थ ढूंढती रह गई। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन फिर वही औरत नीचे बगीचे में मिल गई। रीना पूछ बैठी, देवी आप कौन? वह मुस्कुरा कर बोली, क्या करोगी जानकर? बस ऐसे ही, हमारा नाम सरला है, हम टाइगर की पत्नी हैं। यह वाक्य सुनकर रीना चौंकी। टाइगर की पत्नी भी है? रीना ने पूछा, कितने साल हो गए शादी को? वह हंसकर बोली, कुछ याद नहीं है। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, अब हम में पति पत्नी का संबंध नहीं रहा। क्या? जी, आपने जो सुना वह सही है। हम पिछले 3 साल से उनसे अलग रहते हैं, मगर इसी प्रांगण में ही। उनको तो नित्य नए फूलों की महक लेने का शौक है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम उनसे अलग हो गए। उसकी आवाज़ में दर्द था। रीना को पहली बार अपराध बोध हुआ। सरला चली गई और रीना सोचती रह गई। एक शाम को टाइगर आया और उसके साथ एक आदमी भी आया। टाइगर उसका परिचय करवाते हुए रीना से बोला, ये हैं मिस्टर अजय सिंह, यहाँ के एसपी। रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। एक एसपी एक दुर्दांत अपराधी के घर क्यों आया? वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही टाइगर बोला, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। तुम एसपी साहब का अच्छे से ध्यान रखना। देखो, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। रीना उन शब्दों का मतलब ढूंढने में व्यस्त हो गई। इतने में एसपी साहब बाथरूम चले गए। पीछे से टाइगर धीमे से बोला, आज की रात ये साहब यहीं पर रुकेंगे, तुम्हारे ही साथ। जब तक जागते रहें तुम भी तरोताज़ा रहना। मेरे खास मेहमान हैं ये, इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। रीना अब आसमान से सीधे धरती पर गिर पड़ी थी। वह खुद को टाइगर की बीवी समझ बैठी थी, मगर आज उसे अपनी औकात पता चल गई। अब उसके पास और भी विकल्प भी क्या था? एसपी साहब सुबह 4 बजे तक उसके साथ रहे, फिर चले गए। रीना को पता चला गया था कि अब वह उसी तरह से दूसरे लोगों को परोसी जाती रहेगी। हे भगवान, ये क्या कर लिया उसने? मगर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक दिन उसे सरला फिर मिल गई। आज उसे पता चला कि अब तक न जाने कितनी लड़कियों की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी गई थी। यहाँ पर कितनी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी यहीं पर। आज तक यहाँ से कोई भी लड़की जिंदा नहीं जा पाई थी। रीना को अपना भविष्य दिख रहा था। अब उसे राजेश का प्यार याद आने लगा था। राजेश का प्रेम निर्मल और गहन था। टाइगर तो हवस का पुजारी था। वह प्यार को क्या जाने, दोनों की कोई तुलना ही नहीं थी। रीना को अब राजेश साधारण आदमी नहीं, देवता लगने लगा था। उसने भी तो अपनी हवस की आग में एक देवता के प्रेम को ठुकरा दिया था। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी, पर वह ऐसी मौत मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उससे बचने का उपाय सोचने लगी। एक योजना उसके दिमाग में आई। योजना के तहत वह एक मनोचिकित्सक के पास दिखाने गई। टाइगर भी साथ था। मनोचिकित्सक ने और दवाओं के साथ नींद की कुछ गोली भी लिख दी थी। वह 1 महीने की दवाई लेकर आ गई। 2-3 दिन बाद एक मंत्री जी को लेकर टाइगर घर आया। रीना समझ गई कि आज की रात उसे मंत्री जी के साथ गुजारनी है। उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने चुपके से अपने पर्स से नींद की गोली निकाल ली और उसे शराब के प्याले में डाल दिया। फिर वह अपने हाथों से दोनों को बड़े प्रेम और मनुहार से शराब पिलाने लगी।
धीरे धीरे शराब और गोली का असर दोनों पर होने लगा। दोनों वहीं पर लुढ़क गए थे। अब वह टाइगर की 2 रिवॉल्वर ले आई। दोनों रिवॉल्वर से उसने गोली मारी, एक से टाइगर को तो दूसरे से मंत्री को। दोनों में उसने 3-3 गोलियां मारी, जिससे उनके बचने की कोई भी संभावना न रहे। फिर वह चिल्लाती हुई बाहर भागी, खून खून। फिर उसने एक एम्बुलेंस बुलवाई और उन दोनों को अस्पताल ले चली। वहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। रीना ने पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, जिसने उसे जेल भेज दिया। रीना के दिन जेल में कटने लगे। वहाँ पर वह उसे रह रहकर राजेश की याद आने लगी। क्या शक्ल सूरत ही मायने रखती है? क्या गठीला बदन ही मायने रखता है? मृग तृष्णा है ये रंग रूप यौवन। जब तक अथाह प्रेम का सागर हाथ न लगे, तब तक ही शक्ल सूरत अच्छी लगती है। सबसे बड़ी चीज़ प्रेम। प्रेम नहीं तो शरीर का क्या महत्व। टाइगर के पास शरीर था पर प्रेम नहीं। राजेश प्रेम पुजारी था तो टाइगर हवस का भूखा भेड़िया। कितना अंतर है दोनों में। वह भी कितनी मूर्ख थी जो प्रेम के सागर को छोड़कर शरीर रूपी गंदे तालाब के पीछे पीछे दौड़ती रही। मगर अब क्या हो सकता है। जेल में वह दिन गुजर रही थी कि एक दिन गार्ड ने कहा, कोई मिलने आया है आपसे। वह असमंजस में पड़ गई। कौन आया होगा, मगर अनुमान नहीं लगा सकी। इतने में राजेश सामने आ गया। उसे देखकर उसकी भावनाओं का ज्वार बह निकला। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसने मुंह फेर लिया और हिचकियां ले कर रोने लगी। राजेश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो रीना, क्या मैं इतना बुरा हूँ? राजेश के इन शब्दों ने न जाने कैसा जादू किया रीना पर कि वह फट पड़ी। आप तो देवता हैं, मैं ही कुलटा हूँ, कुलच्छनी हूँ, पापन हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजेश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने माथे और आंखों पर लगाया, फिर चूम कर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीना। मेरा प्यार सच्चाई की तरह है, जिसे कोई मार नहीं सकता। मैं अंत तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मिलने का समय समाप्त हो चुका था। राजेश ने उसके बचाव के लिए दिन रात एक कर दिए। एक से बढ़कर एक वकील किए, पैसा पानी की तरह बहाया। ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसे उच्च न्यायालय ने 10 साल तक सीमित कर दिया। सज़ा पूरी होने पर जब वह जेल से बाहर आई तो वहाँ पर राजेश खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। रीना ने पश्चाताप के आंसुओं से अपना तन मन भिगोकर निर्मल कर लिया था। निर्मल हृदय में भगवान बसते हैं। रीना को प्रेम और हवस में अंतर समझ आ गया था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।